बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4 केमिस्ट्री न्यू बुक। आज हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सिंपल हम काफ़ी फार्मूले वगैरह लिखते हैं या रिएक्शंस को लिखते हैं तो हमारे जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि जो भी मतलब हम एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम उसको लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर हम केमिकल चेंजेस भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास है जिंक, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बने वो हैं जिंक सल्फेट और एक हाइड्रोजन का मोल बन जाएगा। अब आप याद ये रखते हैं कि यहाँ पर भी जिंक का हमारे पास एक मोल है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी हमारे पास एक मोल है, जिंक सल्फेट का एक मोल बना है और एक हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का एक मोल बना है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, केमिकल चेंजेस को। फिर जब इन दोनों चीज़ों ने आपस में रिएक्ट किया तो कौन सी केमिकल चेंजेस है जिसके नतीजे में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं वो बन गई है। अब यहाँ पर जो एक आपने डेफिनेशन याद रखनी है वो है हमारे पास रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को देखें तो जो चीजें या जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्ट विद ईच अदर to form प्रोडक्ट के। अब देखें इस इक्वेशन में देख लें कि जिंक और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, सिंपल अगर मैं इसको कहूँ तो एंड रिजल्ट होता है हमारे पास जब रिएक्शंस आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स। जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब देखें इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बना था, जिंक सल्फाइड और साथ हमारे पास बन गया था हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, प्रोडक्ट। सिंपल क्या, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे और नतीजे में जो चीज़ हमारे पास न्यू चीज़ क्रिएट होगी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स कहेंगे। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि केमिकल जो रिएक्शन है उसको लिखने के लिए मैं किन किन पॉइंट्स को फॉलो करना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट हमने क्या याद रखना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन या रिएक्टेंट्स हैं उनको फॉलो किसको करना है,
लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैस। तो उन्होंने लॉ ऑफ मैस, कन्वर्जन ऑफ मैस को फॉलो करना है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जितने हमारे पास जो भी मतलब मैस होता है वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है, बल्कि जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं या जो मैस है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कभी भी ये ख़त्म नहीं होता। तो इसके लिए मैं एक और इक्वेशन जो है उसको लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। अल्मुनियम है हमारे पास, इसके हमारे पास 4 मोल है, इसके बाद 3 हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये आपको याद रखना है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है इसका प्रोडक्ट, इन दोनों इक्वेशंस को आपने ज़हन में रखना है। अब देखें लॉ ऑफ मैस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैस। अब इधर देखें हमारे पास जिंक एक था, इधर भी हमारे पास जिंक का 1 मोल है, जो सल्फेट है वो भी हमारे पास 1 मोल था, यहाँ पर भी हमारे पास कितना है, 1 ही है, यानी चेंज नहीं आया। इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल था, इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, यानी जो कन्वर्ट हुआ है मैस एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, तो उतनी इसकी तादाद है, इसमें कोई तब्दीली वगैरह वाकया नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप जो हमने बात याद रखनी है कि जो भी मतलब हमारे पास कंपाउंड हैं एटम यूज में है, उनके हमने फार्मूलाज को करेक्टली लिखना है। करेक्टली लिखने से क्या मुराद है कि उसका सिंबल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें जितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद हमने पूरी लिखनी है। फार्मूला ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स, राइट करेक्टली। अच्छा जी, 2 चीजें हमारे पास आ गई। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि हमने जो भी हमारे पास रेशो है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए, कि मतलब किस रेशो के साथ हमने चीजों को यूज किया है वो करेक्ट होनी चाहिए। अब डिटरमाइन करेक्ट रेशो। अब इसको समझ लें। अब देखें इस इक्वेशन नीचे वाली पर थोड़ा गौर करें। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एल्युमिनियम यूज हुआ है, उसके कितने मोल यूज हुए हैं, 4। अब इसकी प्रोडक्ट की तरफ आ जाएं। देखिए ये 2 है, इस 2 का मतलब है कि इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो पहले था क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट। अब 2 2 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है इस साइड पे जो एल्युमिनियम की रेशो है और इस साइड पे जो एल्युमिनियम की रेशो है बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर देखें 3 2 6, कितने ऑक्सीजन है 6 हैं, और इस 2 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इट्स मीन दैट कि दोनों साइडों पे हमारी जो रेशो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि हमने इसकी डायरेक्शन को मैनेज करना है। डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब देखें, अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से क्या बात है। अगर मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊं तो मेरे लेफ्ट साइड पे क्या आएंगे, ये रिएक्टेंट्स हैं, और मेरे राइट साइड पे क्या है, ये मेरे प्रोडक्ट हैं। अब इसको अगर देखें दरम्यान में एरो साइन जो है वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ मतलब रिवर्सेबल भी होते हैं, उनका सिंबल थोड़ा चेंज होता है, लेकिन हमने क्या करना है कि जब भी हमने कोई भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन लिखना है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमने उसकी डायरेक्शन को भी मैनेज करना है, मेंशन करना है कि हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट की जाना। तो ये देखिए दोनों जो रिएक्शंस मैंने लिखे हैं इसमें ये एरो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट की जानिब मूव कर रहा है। जो पॉइंट 5 है हमारे पास वो कुछ इस तरह है कि हमने जो भी एटम्स या कंपाउंड यूज करने हैं उनकी हमने फिजिकल स्टेट भी लिखनी है। राइट या फिर आप कह सकते हैं मेंशन फिजिकल स्टेट ऑफ एटम और कंपाउंड।
अच्छा जी, इन्हीं इक्वेशंस को हम दोबारा देख लेंगे। अब देखिए ये जिंक है मेरे पास, इसके साथ मैंने कोई भी सिंबल नहीं लिखा। चलिए एक इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, एक इक्वेशन को रिमूव कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर ये नजर ना आ जाए। अब आपने याद कर रखना है ये जिंक है मेरे पास। अब जिंक क्या है, ये सॉलिड है, तो इसके साथ हमने मेंशन कर देना है एस मीन सॉलिड। उस ये जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक्वस हालत में। अब एक्वस से क्या मुराद है कि जब किसी भी चीज को हम पानी में मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब जो एसिड हमारे पास मौजूद था उसको हमने किसमें मिक्स किया है, वाटर में। ये मेरे पास क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन है। इस तरह जो हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा ये हमारे पास सॉलिड है, और हाइड्रोजन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, गैस है। अब ये जो है इसके साथ जो SeQ SG या इसके अलावा हम L का लफ्ज यूज करते हैं लिक्विड के लिए, तो ये इनके सिंबल होते हैं। मैं साथ सिंबल मेंशन कर देता हूं कि सिंबल्स हैं। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि सॉलिड के लिए हम S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L, और गैस के लिए G, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए EQ का सिंबल यूज करते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमने याद रखने हैं जब कोई भी हमने केमिकल रिएक्शन जो है उसको लिखना है, या केमिकल इक्वेशंस को हमने क्या करना है, लिखना है। अब इसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल और एक होते हैं रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल कौन से हैं, जिस तरह ये इक्वेशन मैं लिखी हुई है इसके दरमियान में सिंगल साइन यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि जब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना देंगे तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये दोबारा आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जिस हालत में आ गए उसी हालत में हमारे पास ये प्रोडक्ट की सूरत में मौजूद रहेंगे। तो इसके लिए मैं दोनों चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ, साथ आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें आपने याद रखना है कि ये हमेशा पहला पॉइंट याद रखना है, लेफ्ट से राइट होता है, लेफ्ट टू राइट एक बार। दूसरी आपने याद रखनी है कि इसके दरमियान में सिंगल एरो साइन होता है। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट डू नॉट recombine to form reactants। ये तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये ऊपर मैंने इसकी एग्जांपल मैंने निकाल दिया, तब क्या होगा कि ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करेगा, तो दरमियान में सिंगल एरो साइन आएगा। और थर्ड क्या होगा कि प्रोडक्ट्स बनने के बाद ये दोबारा से रिकम्बाइन नहीं करेंगे कि ये क्या बना सकें, रिएक्टेंट बना सकें। दूसरा हमारे पास रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि ये दोनों साइड पे प्रोसीड करेंगे, पहले लेफ्ट से राइट करेंगे फिर राइट से लेफ्ट। प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है कि जब भी हमने ये रिएक्शन स्टार्ट करना हो, हम इसको किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। हम रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, या प्रोडक्ट बनने के बाद हम दोबारा से इसे रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो ये आएगा, इनके दरम्यान में डबल एरो साइन होता है, ये ठीक है। थर्ड हमारे पास आएगा कि प्रोडक्ट recombine to form reactants।
अच्छा जी, इसकी आप हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास है अमोनिया बनाते हैं जी हम। हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। ये हमारे पास अमोनिया बन गया। अब क्या होगा कि इसमें सबसे पहले ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ये दोबारा से रिएक्ट करेगा और दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। ये प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होता, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। एक स्टेप अब हमारे पास यहाँ पर मजीद है कि बस का जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आयंस की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। आयन की शक्ल क्यों इख्तियार करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए जी, हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं। एक है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये बना देंगे सिल्वर क्लोराइड और प्लस हमारे पास आ जाएगा सोडियम और साथ हमारे पास आ जाएगा नाइट्रेट। इसको आपने समझा। अब यहाँ पर मैं इनकी स्टेट्स मेंशन करने लगा हूँ कि ये भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है जी। ये हमारे पास सॉलिड में आ जाएगा, ये भी एक्वस में है और ये भी हमारे पास क्या है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरह। अब देखें, सबसे पहले ये जो हमारे पास दोनों सॉल्ट्स हैं ये सॉलिड कंडीशन में होंगे। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनको पानी में मिक्स करेंगे। जब इनको पानी के अंदर या वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। NaCl सॉल्ट को आप ऑलरेडी जानते हैं। जब इसको भी मतलब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे कि इन दोनों सॉल्यूशंस को हम एक दूसरे के अंदर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इनके मिक्स करने के नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सॉल्ट बन जाएगा। इसके साथ जो सोडियम है वो भी एक्वस की सूरत में होगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो हमारे पास नाइट्रेट है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये दोनों किस सूरत में चेंज हो जाएंगे, आयंस की सूरत में। या आप ऑलरेडी जानते हैं कि सोडियम जो मतलब ये लूज करने की टेंडेंसी रखता है और ऑक्सीजन जो है ये गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसमें पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये सॉल्युबल नहीं होता, ये पानी में हल पजीर नहीं होता, तो ये क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। अब चूंकि सोडियम और जो नाइट्रेट थे ये पानी में हल शुदा है, अभी इन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं किया। जब तक ये दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर में मिक्स्ड होंगे तो तब जाके किस सूरत में पाए जाते होंगे, आयंस की सूरत में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू कि केमिकल इक्वेशन क्या है, कि ये रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। अब उन केमिकल रिएक्शंस को हम किस सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। उनके दो तीन स्टेप्स हैं। हमने पहले पढ़ा कि सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन होगा, उनकी प्रॉपर्टी फार्मूलास लिखने हैं हमने। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि उनकी डायरेक्शन को हमने मेंशन करना है। उसके बाद उनकी फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो उसको लिखते हुए। दो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की, होप सो कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।